डेट है आज 20 दिसंबर 2020 और आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे आज के करंट अफेयर और कल के करंट अफेयर पे बेस्ड। और उससे पहले अपना ये सारे क्वेश्चन करेंगे और उससे पहले अपना करंट अफेयर देखेंगे आज का। तो चलते हैं अपने करंट अफेयर के टॉपिक पे। करंट अफेयर के टॉपिक क्या है? फर्स्ट टॉपिक है जी, एक 8 मेंबर की कमेटी बैठाई थी, उसने रिकमेंडेशन दिए रिजर्वेशन इन आईआईटीज़। आईआईटी में रिजर्वेशन को लेके सिफारिशें दी हैं, रिकमेंडेशन। फर्स्ट न्यूज़ ये। नेक्स्ट क्या है? हॉकर कल्चर इन सिंगापुर। सिंगापुर की हॉकर कल्चर है जो यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में इंक्लूड कर दी गई है, इसे देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ है जी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूव किया है एक नया डायरेक्टिव, न्यू नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव एस्टेब्लिश करने के लिए, स्थापित करने के लिए। तो ये 3 न्यूज़ हैं आज की इम्पोर्टेंट, वो देखेंगे। अपनी फर्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। फर्स्ट न्यूज़ क्या है? 8 मेंबर कमेटी मेक्स रिकमेंडेशन ऑन रिजर्वेशन इन आईआईटीज़। ये क्या है जी? अभी एक 8 मेंबर कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई थी, एक कमेटी बनाई थी रिजर्वेशन को लेके। आईआईटी क्या होती है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आईआईटी है जहाँ से इंजीनियरिंग वगैरह होती है, आपको पता होगा। तो इनमें रिजर्वेशन को लेके कमेटी बैठाई थी गवर्नमेंट ने। उसने अभी अपनी रिकमेंडेशन दी है, सिफारिशें दी है उसके स्टूडेंट्स के एडमिशन के रिजर्वेशन और फैकल्टी के रिक्रूटमेंट के रिजर्वेशन को लेके। रिजर्वेशन आपको पता होगा, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट, मान लो कोई निकल रही है सीट, जॉब की सीट, टीचर वगैरह की 1000 सीट, तो इनमें कुछ सीटें एससी के लिए रिजर्व होती हैं, कुछ एसटी, थोड़ी बहुत ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और बाकी की जनरल। तो इनको लेके आईआईटी में रिजर्वेशन को लेके ये रिकमेंडेशन दी है इस कमेटी ने। किसके लिए? स्टूडेंट्स के एडमिशन के लिए और फैकल्टी जो टीचर वगैरह होते हैं आईआईटीज़ में, उनको लेके। इस कमेटी में देख लेते हैं कि कौन कौन थे। आईआईटी दिल्ली है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, उसके डायरेक्टर ने इस कमेटी को चेयर किया था। अध्यक्ष मतलब उस कमेटी के आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर थे। और इसमें बाकी के मेंबर कौन कौन थे? एक तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से सेक्रेटरी था, और ट्राइबल अफेयर्स से सेक्रेटरी था, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग से सेक्रेटरी था, और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ डिपार्टमेंट, इन डिपार्टमेंट से सेक्रेटरी थे, और भी थे इनके साथ मेंबर। तो इसने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को रिपोर्ट सौंपी थी, अपनी सबमिट की थी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को रिपोर्ट सौंपी थी। कब सबमिट की थी? सबमिट का मतलब सौंपना, जून 2020, जून में, इस साल जून में अपनी रिपोर्ट दे दी थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को इस कमेटी ने। और इस जो रिपोर्ट दी थी वो अवेलेबल है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंडर भी, मतलब कोई भी पर्सन राइट टू एजुकेशन के तहत आरटीआई लगा के इन्फॉर्मेशन लिख सकता है कि इस कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी है। इसका मतलब ये है। नेक्स्ट क्या है? इसकी रिकमेंडेशन देख लेते हैं, क्या रिकमेंडेशन दी है इसने। सिफारिशें, रिकमेंडेशन मतलब सिफारिशें, क्या सिफारिशें दी हैं इसने। इसने कहा है कि जो आईआईटीज़ हैं वो बेहतरीन इंस्टीट्यूट हैं हमारे इंडिया के। ये क्या है? इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, नेशनल इम्पोर्टेंट के लिए ये इंस्टीट्यूट माने जाते हैं, और इन्हें क्या है कि इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सीलेंस डिक्लेयर कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सीलेंस, ये वर्ड याद रखना, इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सीलेंस। ये इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सीलेंस 2019 में एक एक्ट पास किया गया था जी, सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर एक्ट 2019। तो इसके अंडर, इस एक्ट के अंडर आईआईटीज़ को इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सीलेंस डिक्लेयर कर देना चाहिए। ये इस कमेटी ने सिफारिश दी है, रिकमेंड किया है इस कमेटी ने। क्या?
कि ये आईआईटीज़ को इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस, मैं बार बार बोल रहा हूँ इसलिए ताकि आपको याद हो जाए, इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सीलेंस डिक्लेयर कर देना चाहिए। और ये इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस इस एक्ट में दिया है। और इसमें होता क्या है, जब इस किसी भी इंस्टीट्यूशन को, संस्था को इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस डिक्लेयर कर देते हैं तो उस क्या है, उस इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन वगैरह नहीं होती, क्योंकि मोस्टली उन्हीं में किया जाता है जिनमें रिसर्च डेवलपमेंट हो रही होती है। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन क्या क्या होगा, सारी जो रिजर्वेशन मिलती है ना, रिजर्वेशन इंक्लूडिंग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को मिलती है रिजर्वेशन, वो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 और 2 तक ही रेस्ट्रिक्ट रहेगी और बाकी किसी पोस्ट पे रिजर्वेशन नहीं मिलेगी अगर इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस डिक्लेयर कर दिया तो आईआईटीज़ को। जो वैकेंसीज खाली रह जाएंगी, मान लो जो वैकेंसी खाली रह जाएंगी, जो रिजर्वेशन होगी जिनमें भी, जैसे मान लो इन पोस्ट में रिजर्वेशन है किसी में, मान लो ए बी पोस्ट में, तो वो पोस्ट क्या है कि डी रिजर्व कर दी जाएंगी सब्सिक्वेंट ईयर में। वो ऐसा नहीं है कि अभी क्या होता है, मान लो 100 सीटें हैं और मान लो इनमें रिजर्व कैटेगरी के लिए मान लो 45 सीट रिजर्व है। अगर इनमें से सिर्फ 40 सीट भरी गई तो 5 सीट रह गई रिजर्वेशन कोटा वालों के लिए। तो अगले साल जब वैकेंसी निकलेंगी, मान लो अगले साल भी 100 निकली, तो ये अगले साल 5 इनमें जुड़ जाती हैं, 105 हो जाएंगी और रिजर्व कैटेगरी के लिए मिलेंगे। ये 45 थी पिछले साल में, तो अब 50 इनके लिए होंगी और बाकी की जो बची हैं 60 कितनी 55 वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होंगी। तो अब इसने क्या रिकमेंडेशन दी है इस कमेटी ने कि जो रिजर्वेशन की सीट बच जाती हैं इस साल, तो अगले साल में वो ऐड ना की जाएं, वो फिर डी रिजर्व कर दी जाएं और अगले साल की वैकेंसी में ना जोड़ी जाएं रिजर्व कैटेगरी के लिए, वो सबके लिए होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या कहा इसने, इसने कहा है कि इससे क्या है कि जो रिजर्व कैटेगरीज के स्टूडेंट्स या टीचर्स वगैरह जो भी होते हैं रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स, उनके लिए एक स्पेशल रिक्रूटमेंट चलाई जाए। स्पेशल रिक्रूटमेंट का मतलब भर्ती, स्पेशल भर्ती चलाई जाए उनको अट्रैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि इससे क्या होगा कि आईआईटीज़ वर्ल्ड में अच्छे से कॉम्पीट कर सकेंगी, मुकाबला कर सकेंगी रिसर्च और टीचिंग के फील्ड में। क्योंकि अगर मान लो रिजर्व नहीं कैटेगरी नहीं होगी आईआईटीज़ वगैरह में, तो क्या है कंपटीशन बहुत हाई हो जाएगा और अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स आ पाएंगे, इनका कहना ये है। नेक्स्ट क्या है, इसने कहा है कि जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 2 साल का रिसर्च असिस्टेंटशिप दी जाए उन स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो पीएचडी प्रोग्राम ज्वाइन कर सकें। पीएचडी करने के लिए 2 साल के लिए रिसर्च असिस्टेंटशिप चलाई जाए रिजर्व कैटेगरीज के लिए। इसने यही बोला है, याद रखना। आईआईटी जो इंस्टीट्यूशन है उनको इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सीलेंस डिक्लेयर करने के लिए बोला है गवर्नमेंट को। और इसने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को रिपोर्ट सौंपी है, याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को। इसमें सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, हॉकर कल्चर। हॉकर कल्चर सिंगापुर की हॉकर कल्चर है। हॉकर का मतलब होता है फेरी वाले, जो रेहड़ी वगैरह ठेले वगैरह पे बेचते हैं ना सामान वगैरह। जैसे आपने गोलगप्पे खाए होंगे तो रेहड़ी वगैरह गोलगप्पे, और मान लो टिक्की वगैरह ये बेचते हैं ना फेरी पे, ठेले पे ठेला लगा के, तो उन्हीं को बोलते हैं हॉकर। हॉकर कल्चर सिंगापुर की है, जो सिंगापुर की, तो उसको ना यूनेस्को की लिस्ट में इंक्लूड कर दिया गया अभी यूनेस्को ने। कौन सी लिस्ट में, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। इंटेंजिबल, इसमें क्या है जी, 2 कैटेगरी होती हैं। यूनेस्को ना किसी साइट को कल्चरल हेरिटेज में शामिल कर देता है, कल्चरल हेरिटेज भी बोलते हैं इसको, या वर्ल्ड हेरिटेज ये बोलते हैं इसे। वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट या कल्चरल हेरिटेज साइट या कल्चरल हेरिटेज बोलते हैं सिंपली। तो इसमें यूनेस्को ने करता क्या है, इस कल्चरल हेरिटेज में 2 टाइप होते हैं, एक तो इंटेंजिबल और एक होता है
टेंजिबल, टेंजिबल कल्चरल। इंटेंजिबल का मतलब है जी जिसे हम टच करके नहीं देख सकते, और टेंजिबल मतलब जिसे टच किया जा सके। जैसे कोई मोनूमेंट्स डिक्लेयर कर दिया, जैसे इंडिया का ताजमहल है, ताजमहल बिल्डिंग है ना, टच करके देख सकते हैं ना, इसको टेंजिबल लिस्ट में डाला है यूनेस्को ने। और इंटेंजिबल का मतलब है जी जिसे टच, जैसे अब ये क्या नाम है आपका, जैसे मेला है, कुंभ मेला को अभी डिक्लेयर किया है, कुंभ मेला लग रहा है ना भाई, देख सकते हैं उसे, कोई ऐसी बिल्डिंग वगैरह तो नहीं है ना, टच कर सकते हैं। या फिर कोई कल्चर हो गई ऐसी, जैसे मान लो कोई डांस डांस हो गया, डांस को देख सकते हैं ना, ऐसी कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं है, तो ऐसी इन कैटेगरीज को इंटेंजिबल कैटेगरी में रखा जाता है, यूनेस्को की इंटेंजिबल कैटेगरी में रखती है। इसमें कई होती हैं, एक तो ये 3 कैटेगरी, कल्चरल कैटेगरी यूनेस्को की, कल्चरल हेरिटेज में कल्चरल, और कल्चरल में भी 2, टेंजिबल और इंटेंजिबल। दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है नेचुरल, नेचुरल हेरिटेज। एक तो कल्चरल हेरिटेज हो गया, एक नेचुरल हेरिटेज। तीसरा हो गया मिक्स्ड, मिक्स्ड हेरिटेज, मिक्स्ड हेरिटेज, मिक्स्ड हेरिटेज। तो 3 कैटेगरी में डालता है यूनेस्को जब भी ये डालता है इनमें। तो एक तो कल्चरल हेरिटेज, दूसरा वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट है जी ये जो यूनेस्को डालता है किस, और इनकी 3 कैटेगरी है, कल्चरल हेरिटेज, एक नेचुरल और एक मिक्स्ड हेरिटेज। कल्चरल में 2 हैं, इंटेंजिबल और टेंजिबल। तो ये क्या है, अभी यूनेस्को ने जो सिंगापुर कंट्री है, आपको पता होगा सिंगापुर, सिंगापुर की हॉकर कल्चर को किस में डाला है, यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में डाला है। अभी मीटिंग हुई थी, ऑनलाइन मीटिंग इसकी इंटर गवर्नमेंटल कमेटी की, यूनेस्को की इंटर गवर्नमेंटल कमेटी है, उसकी 15th सेशन हुआ था, ऑनलाइन ही हुआ था इसका सेशन वर्चुअली। उसमें सिंगापुर की हॉकर कल्चर को डाला है। इसमें होता क्या यही है, देखो ये क्या है कि यहाँ पे हॉकर फूड के प्रिपेयर करते हैं, और सब वहाँ पे एक तरह से क्या है, ओपन स्पेस होता है, वहाँ पे लोग खाना खाते हैं, उन्हें हॉकर सेंटर या डाइनिंग स्पेस बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे सारे लोग मिलके खाते हैं ना, इसलिए डाइनिंग स्पेस और हॉकर सेंटर जहाँ पे खाते हैं। तो इसकी सिंगापुर की हॉकर कल्चर को याद रखना है, इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर दिया है, इंटेंजिबल हेरिटेज में इंक्लूड कर दिया है। अब अपने इंडिया की देख लेते हैं हम, ये ध्यान से देखना सब के, इन पे क्वेश्चन पूछूंगा मैं बाद में। ये देखो यूनेस्को क्या करता है, लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ये उनको डालता है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में जिनकी बहुत ही क्या है कि जो डाइवर्सिटी शो करती हैं। कल्चरल हेरिटेज की डाइवर्सिटी क्या होती है, विभिन्नता। जैसे इंडिया में क्या है, बहुत सारी कल्चर हैं, बहुत सारे धर्म हैं, अलग अलग धर्म में भी अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग रीजन में, साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में अलग अलग कल्चर है। तो ऐसी कल्चर को ना डालता है जो इंटेंजिबल लिस्ट में, किस में, जिन जो डाइवर्सिटी को शो करती हो, किसी भी कल्चर की, किसी भी संस्कृति की डाइवर्सिटी को शो करती हो, और अवेयरनेस रेज करने के लिए। ये जो लिस्ट है ये कल्चरल हेरिटेज की, यूनेस्को की इंटेंजिबल की, कब एस्टेब्लिश हुई थी ये 2008 में हुई थी। किस लिए, कि जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हैं उनको सेफ गार्ड किया जा सके, कि मतलब बचाया जा सके, सुरक्षा की जा सके। और उस कन्वेंशन का नाम है कन्वेंशन फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ये 2008 में एस्टेब्लिश हुई थी, ये याद रखना है। अब इंडिया में कौन सी है इंटेंजिबल कल्चरल, देखो इंडिया में भी ना कुछ टेंजिबल कल्चरल साइट हैं यूनेस्को की, टेंजिबल, कुछ इंटेंजिबल हैं, इंटेंजिबल। तो ये कल्चरल साइट हैं, कल्चरल हेरिटेज इंडिया की जो यूनेस्को ने डिक्लेयर कर रखी हैं, कल्चरल हेरिटेज। और दूसरा है नेचुरल हेरिटेज, नेचुरल हेरिटेज, नेचुरल। और तीसरा क्या है, मिक्स्ड, मिक्स्ड। इंडिया में सिर्फ एक मिक्स्ड हेरिटेज है, कौन सी, कंचनजंगा। कंचनजंगा आपने देखा होगा ना, कंचनजंगा नेशनल पार्क सुना होगा, ये कंचनजंगा नेशनल पार्क है सिक्किम में। कंचनजंगा लिख दूं क्या, कंचनजंगा, ZONG, कंचनजंगा नेशनल पार्क है सिक्किम में, स्टेट में। तो उसको मिक्स्ड हेरिटेज साइट में डाला हुआ है,
क्योंकि इसमें दोनों नेचुरल भी और कल्चरल भी दोनों देखने को मिलती हैं। तो एक ही साइट है इंडिया की जिसे मिक्स्ड में डाला हुआ है, और बाकी की हैं जो वो हैं नेचुरल और कल्चरल में। तो इंडिया की जो इंटेंजिबल है कल्चरल के अंदर भी, जो कल्चरल साइट है उसके अंदर इंटेंजिबल साइट है, ये इंटेंजिबल कल्चरल साइट। तो इनमें कुछ साइट देख लेते हैं हम। ये इंटेंजिबल है। एक तो वैदिक चैंटिंग, ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग, मतलब चैंटिंग का मतलब है कि जैसे मंत्र जपना होते हैं ना, मंत्र जपते हैं तो वेद में जो मंत्र जपना, ये ट्रेडिशन को डाला हुआ है इंटेंजिबल लिस्ट में। एक रामलीला जो होती है ना, रामलीला रामायण पे बेस्ड, उसको डाला हुआ है। दूसरा संस्कृत थिएटर है किसका, ये देखो, ये संस्कृत थिएटर होता है कुटियत्तम। कुटियत्तम केरल का जी, कुटियत्तम केरल में होता है, संस्कृत थिएटर होता है, इसमें नाटक वगैरह होती है। तो ये इसको डाला हुआ है कुटियत्तम को। एक रम्मान, ये कहाँ पे, उत्तराखंड का है, गढ़वाल हिमालय में गढ़वाली करते हैं, गढ़वालियों का फेस्टिवल है, रिलीजियस फेस्टिवल, उनकी रिचुअल थिएटर है रम्मान। तीसरा मतलब नेक्स्ट पांचवा मुडियत्तू। मुडियत्तू केरल का है, मुडियत्तू, ये भी रिचुअल थिएटर और इसमें डांस वगैरह ड्रामा होता है। एक कालबेलिया फोक डांस होता है, अपने कालबेलिया सॉन्ग डांस राजस्थान में होता है। कालबेलिया, कालबेलिया बहुत पूछते हैं, राजस्थान का है, इसमें डांस वगैरह गाने वगैरह गाए जाते हैं। एक है छौ डांस, छौ डांस, इसे भी डाला हुआ है। एक है जी बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ बुद्धिस्ट में, जो बुद्धिस्ट धर्म है उसमें चैंटिंग करते हैं, ये लद्दाख रीजन का डाला हुआ है। बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख रीजन, जम्मू कश्मीर रीजन का बुद्धिस्ट चैंटिंग। नेक्स्ट क्या है, संस्कीर्तन। संस्कीर्तन मणिपुर का संस्कीर्तन है, जिसमें डांसिंग ड्रमिंग करते हैं, वो डाला हुआ है। नेक्स्ट क्या है, एक ब्रास और कॉपर की, कांसा और कॉपर की क्या है, ब्रास कॉपर की ट्रेडिशन को, जो बर्तन बनाते हैं ब्रास और कॉपर से पंजाब में, इस ट्रेडिशन को डाला हुआ है। पंजाब की है जी ब्रास और कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल्स, मतलब यूटेंसिल मतलब बर्तन बनाने की कला है जो ब्रास और कॉपर से, उसको डाला हुआ है, पंजाब की है। अभी अभी योगा को डाला है 2016 में, 2016 में जो योग करते हैं ना, योगा को भी इंटेंजिबल लिस्ट में डाला है इंडिया की है ये। और नवरोज फेस्टिवल होता है जी, पर्शियन पारसी धर्म होता है ना, पारसी धर्म, पारसी रिलीजन पर्शियन, उसका फेस्टिवल है तो हरे ये नवरोज, इसको डाला है। और कुंभ मेला को 2017 में डाल दिया। तो ये हैं, ये अच्छे से एक बार देख लो आप रोक के, ये क्योंकि पूछा जा सकता है और इसमें मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने भी ना सेफ गार्ड करने के लिए एक ये लॉन्च किए, ड्राफ्ट नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ये लिस्ट लॉन्च की है, जिसमें क्या है कि कल्चर, कुछ भी इंटेंजिबल कल्चरल को उसमें लिस्ट में डालता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और फिर उसे यूनेस्को को नॉमिनेट करता है ताकि उसे यूनेस्को लिस्ट में डाल दिया जाए। अभी बहुत सारी साइटें कर रखी हैं जो यूनेस्को ने अभी डिक्लेयर नहीं की है इंडिया की, और भी बहुत सारी लिस्ट बना रखी है इंडिया ने, कंजर्व करने के लिए किया जाता है, ये कल्चर को कंजर्व किया जा सके, बचाया जा सके, प्रमोट किया जा सके। बस यही था जी इसमें। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अभी अप्रूव कर दिया है कि न्यू डायरेक्टिव सिक्योरिटी, न्यू नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव एस्टेब्लिश करने के लिए, बनाने के लिए। अब ये कैबिनेट कमेटी क्या होती है, कैबिनेट कमेटी जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनमें 3 कैटेगरी होती है ना, कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, और एक डेप्यूटी मिनिस्टर। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं इनमें मोस्टली हाईली पावरफुल मिनिस्टर आते हैं, जैसे होम मिनिस्टर हुआ, गृह मंत्री, जैसे फिनेंस मिनिस्टर हुआ, या फिर हुआ आपका डिफेंस मिनिस्टर, या आपका फॉरेन मिनिस्टर, ये कैबिनेट में कैटेगरी में आते हैं। और बाकी बहुत सारे होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज उनमें, और दूसरे फिर नेक्स्ट डेप्यूटी मिनिस्टर, तो ये आते हैं कैबिनेट। तो कैबिनेट कमेटी होती है सिक्योरिटी पे, देश की सुरक्षा के लिए कैबिनेट कमेटी होती है। उसने अप्रूव किया है किसको, नई कैटेगरी बनाने के लिए टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर के लिए,
टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का मतलब होता है ये आते हैं इसमें, जैसे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में जैसे आपका फ़ोन वगैरह जिस पे बात होती है कम्युनिकेशन के लिए, जैसे फ़ोन की कैटेगरी हो गई, या फिर आपके रेडियो या टीवी वगैरह पे प्रसारण होता है, ब्रॉडकास्टिंग होती है, तो ये सारे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में आते हैं। तो ये एक नया सेटअप करने के लिए डायरेक्टिव, नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव सेटअप करने के लिए अप्रूव कर दिया है। तो इसका पूरा वो देख लेते हैं होगा क्या इसमें। ये क्या करेगा, नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव क्या करेगा, जो टेलीकॉम के प्रोडक्ट है ना, टेलीकॉम के प्रोडक्ट्स और उनके सोर्स, उनको दो कैटेगरी में बांटेगा, क्लासिफाई करेगा, मतलब एक तो ट्रस्टेड और एक नॉन ट्रस्टेड कैटेगरी। याद रखना, दो कैटेगरी में क्लासिफाई करेगा ये नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव, किस किस में, ट्रस्टेड और नॉन ट्रस्टेड। दूसरा क्या करेगा, ये अप्रूवल करेगा किसके बेस पे, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है टेलीकॉम पे, वो इसके जो क्या है डिसीजन इसके बेस्ड पे करेगा, ये एनएसडी इसके बेस्ड पे जो ये डिसीजन फाइनल करेगा, एनएसडी इसके बेस पे करेगा, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ऑन टेलीकॉम। जब अप्रूवल दे देगा तो इसके बेस पे इसके अपने डिसीजन को ये फाइनल करेगा। नेक्स्ट क्या है, इसके हेड कौन करेगा, इसका चेयरमैन कौन होगा, इसका चेयरमैन किसका, नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव का चेयर। जब कोई ऐसी मान लो कोई एजेंसी बनाई जा रही है, उसका चेयरमैन भी तो होगा ना, उसका चेयरमैन होगा डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जो राष्ट्र का हमारी सुरक्षा सलाहकार होता है, राष्ट्र का सुरक्षा सलाहकार डेप्यूटी डेप्यूटी राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो उसका हेड होगा। नेक्स्ट क्या है, इसके मेंबर कहाँ कहाँ से आएंगे, एक तो डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री और एक्सपर्ट भी होंगे इसमें, और दो मेंबर इंडस्ट्री से होंगे। सब देखना, मिनिस्ट्री से भी आएंगे, मतलब डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज और इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट भी होंगे, और जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ से भी इसके मेंबर आएंगे नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव के। नेक्स्ट क्या है, जो ये जो एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर है, वो क्या करेगी, एक मेथडोलॉजी तैयार करती है, ये डिज़ाइन करती है, और जो ट्रस्टेड प्रोडक्ट हैं उनके लिए मेथोडोलॉजी तैयार करती है। तो इस मेथोडोलॉजी में इसके बेस पे जो एनएसडी है वो डिसीजन लेगा, इस जो ये क्लासिफाई करेगा नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। अब इसमें दो तीन बात याद करने की है। पहला, ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूव किया है क्या, नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव। दूसरा क्या है, ये क्लासिफाई करेगा टेलीकॉम प्रोडक्ट को और उनके सोर्स को किस कैटेगरी में, ट्रस्टेड एंड नॉन ट्रस्टेड में। नेक्स्ट, किसके बेस पे अप्रूवल देगा ये डिसीजन, एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ऑन टेलीकॉम है, ये पहले अप्रूवल देगा तो उसके बेस पे डिसीजन लेगा, और इसको चेयर कौन करेगा, हेड कौन है इसका, चेयरमैन डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, एनएसडी का नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव का ये हेड है, डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। और इसमें बहुत मेंबर मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, एक्सपर्ट और इंडस्ट्री से भी आएंगे। और इसके जो ये नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर है, ये ट्रस्टेड प्रोडक्ट के लिए मेथोडोलॉजी तैयार करेगा, उसके बेस पे ये एक्शन लेगा नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव। तो आज के करंट अफेयर में इतना ही था। अपने क्वेश्चन करते हैं अब इन के बेस पे। अब इसी पे करो आप पहला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव रिसेंटली अप्रूव्ड बाय कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। अभी कैबिनेट कमेटी ने नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव को बनाने का अप्रूवल दे दिया है, तो इसके बारे में बताना है। इस नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव के बारे में स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना सही गलत कौन कौन सी हैं। पहला, जो नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव है, इट शैल क्लासीफाई टेलीकॉम प्रोडक्ट्स एंड देयर सोर्सेज अंडर द ट्रस्टेड एंड नॉन ट्रस्टेड कैटेगरीज। ये क्या करेगा, टेलीकॉम के प्रोडक्ट हैं उनको ट्रस्टेड और नॉन ट्रस्टेड कैटेगरी में क्लासीफाई करेगा। बताओ ये सही है या गलत है। दूसरा, इट विल बी हेडेड बाय डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। जो एनएसडी है, नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव, इसको हेड कौन करेगा, डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। विच ऑफ द अबव इज करेक्ट, फर्स्ट, सेकंड या दोनों करेक्ट है, या फिर नाइदर वन नाइदर टू, बताओ जी।
देखो अभी दोनों मैंने बार बार 2 बार 3 बार रिवाइज कराए थे। ये टेलीकॉम प्रोडक्ट को क्लासीफाई करेगा ट्रस्टेड और नॉन ट्रस्टेड कैटेगरी में, ये बिल्कुल सही बात है। और इसे हेड भी कौन करेगा? डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया विच आर कैटेगराइज्ड बाय यूनेस्को। यूनेस्को ने इंडिया की कौन सी कल्चर को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में लिस्ट में डाला हुआ है, ये बताना आपको। इनमें से कौन कौन सी है बताओ। पहला कुटियत्तम है क्या यूनेस्को की लिस्ट में? योगा, दूसरा, तीसरा नवरोज, कुंभ मेला, और पांचवा कथक डांस। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। 1 एंड 5, 2 4 5, या फिर 1 4 1 3 1 2 3 4, या 2 एंड 4। बताना कौन कौन सा सही है आपको, बताइए। अभी मैंने आपको बताया था इंडिया की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट, उनमें कुटियोत्तम मैंने बताया था केरल से, ये भी है डाला है। योगा, योगा भी 2015 में ये डाला है, 2016 में, सॉरी 2015-16 में कोई डाला है। नवरोज को भी अभी डाला है। और कुंभ मेला 2017 में ही डाला है इसे लेटेस्ट, ये भी है। लेकिन कथक डांस का प्रयोग नहीं हुआ था वहाँ पर, कथक डांस तो नहीं डाला। कथक डांस कहाँ से होता है? कथक पता है ना आपको? कथक यूपी में, यूपी का जी कथक डांस यूपी में होता है। तो ये 4 हैं, 4 डाले हुए हैं। कौन कौन से? कुटियत्तम, योगा, नवरोज, कुंभ मेला। लेकिन ये कथक डांस नहीं है, तो ये नहीं आएगा। अब देखेंगे 4 ऑप्शन इसमें है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी। ये ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभी इंडिया ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है CMS-01, तो इसके बारे में आपको जो स्टेटमेंट है कंसीडर करनी है। इट विल हैव फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम दैट विल कवर अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड ओनली। क्या इसके पास ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो केवल ये सिर्फ लॉन्च किया गया है, मान लो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के लिए, आइलैंड के लिए लॉन्च किया गया है क्या ओनली? या फिर इट इज़ लॉन्च इन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ये जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च किया गया है क्या? आपको बताना है कौन सा, 1 2 3, 1 2 या बोथ करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। 1 करेक्ट या 2 या दोनों में से कोई नहीं, नाइदर 1 नाइदर 2, कौन सा करेक्ट है बताना है। देखो जी, ये कल के मैंने लेक्चर में अच्छे से समझाया था CMS-01 लास्ट किसी लेक्चर में। ये इंडिया के मेनलैंड को भी तो कनेक्ट करेगा, कवर करेगा। इंडिया का जो मेनलैंड है ये इसको भी तो कवर करेगा। जो इंडिया का मेनलैंड है इसको भी कवर करेगा, दूसरा अंडमान निकोबार को भी करेगा, और ये लक्षद्वीप है, इसको तीनों को करेगा। और इसमें कह रहा है कि ये सिर्फ अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड ओनली, केवल इन दोनों को ही कवर करेगा। नहीं, ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, क्योंकि मेनलैंड को भी करेगा, ये गलत। और ये लॉन्च होगा जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में, बिल्कुल सही बात है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में होगा। ये कितनी ऊंचाई पे होता है जियो सिंक्रोनस? ये पृथ्वी से, अर्थ से इतनी ऊंचाई पे होता है, एग्जैक्ट याद कर लो, क्योंकि ये एक बार हरियाणा PCS के एग्जाम में पूछ लिया था, कितनी जियो सिंक्रोनस की हाइट कितनी होती है। ये ऑर्बिट होता है जी अर्थ से 35,786 किलोमीटर ऊपर। और अगर माइल में पूछे तो 22,236। ये याद जरूर करना है, 35,786, 35,786 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला तो गलत है, तो दूसरा ही सही है, तो केवल 2, बी आंसर हो जाएगा, 2 ओनली। अब ये देख लेते हैं आपका ट्रांसफर ऑर्बिट, और 2 ऑर्बिट होते हैं इस ऊंचाई पे, 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पे 2 ऑर्बिट होते हैं, 2 ऑर्बिट, एक जियो सिंक्रोनस और एक जियो स्टेशनरी। इनमें अंतर क्या है ये देखते हैं। देखो जियो स्टेशनरी होता है ना, जो ये भी इतनी ऊंचाई पे होता है, लेकिन क्या होता है, ये इक्वेटर पे घूमता है। ये इक्वेटर, ये अर्थ है ना, ये अर्थ है और ये इक्वेटर है। ये क्या करता है, जो हम कोई भी सैटेलाइट भेजते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, तो वो इक्वेटर के चारों ओर ही घूमेगा, मतलब अर्थ के ऐसे इक्वेटर पे। देखो ये आ रहा है ना इक्वेटर पे ही। और जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट भी उतनी ऊंचाई पे होता है, और लेकिन ये थोड़ा इंक्लाइन होता है, थोड़ा टेढ़ा। देखो ऐसे, ये जियो सिंक्रोनस है, ये ऐसे घूमता है,
ठीक है, बस ये एंगल का फ़र्क है इनमें, वरना दोनों उसी ऊंचाई पे होते हैं। और एक क्या है कि दोनों क्या है कि जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी का मतलब है कि मान लो अर्थ के इस डायरेक्शन में है तो ये अर्थ के साथ साथ उसी डायरेक्शन में घूमते रहेंगे, मतलब किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे देखेंगे तो ये सेम जगह पे दिखाई देते हैं। देखो मैं दिखा देता हूँ, ये कहाँ गया, एक वो था जी, ये देखो जी, ये जो है ऐसे घूमते हैं जियो सिंक्रोनस स्टेशनरी। ये अर्थ के साथ साथ क्या है कि एक ही डायरेक्शन में अर्थ से किसी साइड में देखेंगे एक जगह दिखाई देते हैं। जियो स्टेशनरी का मतलब है एक जगह, और जियो सिंक्रोनस मतलब किसी जगह से देखेंगे तो एक ही जगह, जैसे अर्थ घूम रही होती है पृथ्वी उसी तरह ये घूम रहे होते हैं। ये घूम रहा है ना सैटेलाइट, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, अभी क्या है, एक कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस है। ये कमीशन है, ये इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट बतानी है आपको। ये मैंने अपने किसी लास्ट लेक्चर में बताया था इसके बारे में। तो स्टेटमेंट क्या है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। जो कृषि मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, उसका ये अटैच्ड ऑफिस है क्या, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP, इस मिनिस्ट्री का अटैच्ड ऑफिस है क्या, ये बताना है आपको। दूसरा, इट डज नॉट रिकमेंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एनी कॉमर्शियल क्रॉप। किसी भी कॉमर्शियल क्रॉप के लिए ये क्या है कि कॉमर्शियल क्रॉप क्या होती हैं, पहले आपको बता देता हूँ। कॉमर्शियल क्रॉप होती हैं, एक फूड क्रॉप होती हैं। एक कॉमर्शियल क्रॉप, एक फूड क्रॉप। फूड क्रॉप वो होती है जैसे गेहूँ चावल हो गया आपका, राइस वीट, ये क्या है खाने में यूज होती है ना, खाना लगभग किसान क्या है खुद खा सकता है। लेकिन बहुत सी कॉमर्शियल क्रॉप ऐसी होती हैं जैसे मान लो कॉटन है, कॉटन को कोई खा थोड़ी सकता है कॉटन। या फिर जैसे हो गया शुगर कैन भी इस कैटेगरी में आती है, लेकिन शुगर कैन लगभग किसान बेचने के लिए लेता है ना सारा ऐसे, तो उसे कंज्यूम नहीं करता डायरेक्टली। जैसे और इसमें कौन सी आती हैं, जूट हो गया, जूट 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 भी कॉमर्शियल क्रॉप में आता है, तो ये कॉमर्शियल क्रॉप में आती हैं। तो ये कह रहा है जो CACP है, ये कमीशन है जो, क्या ये कॉमर्शियल क्रॉप के लिए MSP रिकमेंड नहीं करता, सिफारिश नहीं करता। तो आपको क्या बताना है, बताना विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। गलत स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है, तो बताइए कौन सी गलत है। याद रखना गलत बतानी है, इनकरेक्ट। देखो CAP अटैच्ड ऑफिस तो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर के अंदर, बिल्कुल है, ये तो सही है। लेकिन CACP कॉमर्शियल क्रॉप के लिए भी रिकमेंड करता है MSP, तो ये गलत स्टेटमेंट दी हुई है, इसमें लिखा हो डज नॉट, नहीं करता, लेकिन वो करता है MSP कॉमर्शियल क्रॉप के लिए रिकमेंड। तो ये गलत स्टेटमेंट है दूसरी। तो गलत स्टेटमेंट ही बतानी है हमें, तो दूसरी 2 ओनली आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखो ये जो CACP है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के लिए का अटैच्ड ऑफिस है CACP, और ये 1965 में बनाया गया था, 1965 में। और देखो ये 4 कॉमर्शियल क्रॉप के लिए रिकमेंड करता है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो पता होगा ना आपको क्या होता है, जो कि गवर्नमेंट किसान की फसल बोने से पहले, उगाने से पहले एक प्राइस मूल्य निर्धारित करती है, उसी को MSP बोलते हैं। तो ये 4 कॉमर्शियल क्रॉप के लिए करता है। कोपरा एक क्रॉप, एक फसल शुगर केन, कॉटन और जूट, रॉ जूट, इनके लिए करता है। टोटल ये CACP 23 क्रॉप के लिए MSP रिकमेंड करता है, सिफारिश करता है 23 क्रॉप, ये याद रखना 23। नेक्स्ट है जी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका इज ए टर्म यूज टू डिनोट द रीजन कंटेनिंग। आपको बताना है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्री आती हैं, किस किस कंट्री को मिलाकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। हॉर्न का हिंदी में मतलब होता है जी सींग, अफ्रीका का सींग। हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे बोलते हैं, ये क्या, इसे जिबूती आता है, इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया। कौन कौन सी कंट्री आती हैं जी बताओ, जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया। आपके ऑप्शन है 1 2 3, 1 3 4, 2 3 4, 1 2 3 4, सारे ऑप्शन बताओ। देखो इनमें चारों कंट्री को मिला कर बोलते हैं, जिबूती को भी, इरिट्रिया को, इथोपिया, सोमालिया को, चारों को। तो आंसर
इसका हो जाएगा डी। और एक बार ये देख लो आप मैप में, ये मैप आपको वर्ल्ड मैप, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और अफ्रीका के यहाँ ये मैप दिया है इसका, जो आपको ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है ना, इसका है ये। और ये जो कंट्रीज़ है ना इसमें, ये 4 कंट्रीज़ अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, ये आपकी इरिट्रिया, ये जिबूती छोटी सी, और ये सोमालिया और ये इथोपिया, इन चारों कंट्री को मिला के बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब आपको मैप में ये भी देखना है यहाँ कौन कौन सी कंट्री रेड सी से लगती हैं, लाल सागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एस्ट्रोनॉट्स हैव टू वियर स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट्स फील्ड विद एयर व्हेन दे गो टू द मून फॉर और आउटर स्पेस, दिस इज़ बिकॉज, जब कोई एस्ट्रोनॉट होता है ना, जो स्पेस साइंटिस्ट होते हैं, स्पेस में जाते हैं आसमान में, उनको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं, जब जाते हैं तो उन्हें एक सूट पहनना होता है, स्पेशल सूट पहनना होता है। मून पे जा रहे हैं या आउटर स्पेस में जा रहे हैं, तो वो क्यों पहनते हैं ये स्पेशल सूट, वो बताना आपको उनके कारण। क्योंकि लैक ऑफ एयर प्रेशर इन दीज रीजन, जब स्पेस में जाते हैं यहाँ पे एयर प्रेशर की कमी होती है, क्या लैक मतलब कमी, लैक ऑफ एयर प्रेशर, या फिर वेरी कोल्ड टेम्परेचर इन दीज रीजन, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ठंडा रहता है, कम रहता है, कोल्ड रहता है। तीसरा रीजन डेंजरस रेडिएशन इन दीज रीजन, इन रीजन में बहुत सारी जो रेडिएशन आती हैं वो बहुत डेंजरस खतरनाक होती हैं, क्या बताओ कौन सा, 1 and 2, 1 3 2 3 1 कौन सा ठीक है। देखो जी तीनों ही सही हैं। वहाँ पे एयर प्रेशर की कमी होती है स्पेस में, और टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है, कोल्ड रहता है, वेरी कोल्ड, और रेडिएशन भी डेंजरस आ रही होती हैं। क्योंकि क्या है कि जैसे ट्रोपोस्फेयर है, इसके ऊपर हमारे एटमॉस्फेयर की ट्रोपोस्फेयर लेयर है, इससे ऊपर क्या है 15 किलोमीटर से ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है। तो यहीं पे ओजोन की परत है, जो ऊपर से आ रही होती हैं सूर्य से हार्मफुल रेडिएशन, उनको प्रोटेक्ट ये ओजोन लेयर करती है। लेकिन वहाँ पे ओजोन, ये तो ओजोन लेयर से ऊपर जाते हैं, तो क्या है वो डेंजरस रेडिएशन होती हैं जो इनको हार्म पहुँचा सकती हैं, इसलिए स्पेशल सूट पहन के जाते हैं, ये स्पेशल सूट पहन के जाते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा पूरा, 1 2 3 तीनों करेक्ट। आपको बताना निक्षय पोषण योजना गवर्नमेंट ने चलाई थी, निक्षय पोषण योजना बहुत समय न्यूज़ में थी बहुत पहले, तो किसके लिए चलाई थी ये बताना आपको। निक्षय पोषण योजना किससे रिलेटेड है, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी ड्यू टू पेन निमोनिया, जो निमोनिया से बच्चों की डेथ होती है उसको कम करने के लिए, या फिर प्रोविज़न फॉर फ्री डायलिसिस सर्विसेज टू द पुअर, गरीब लोगों के लिए मुफ्त में डायलिसिस सर्विस सेवा देना, क्या ये इससे रिलेटेड है, या नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, टीबी को रिड्यूस करने से, ख़त्म करने से है क्या, या फिर एड्स से रिलेटेड है, नेशनल एड्स कंट्रोल से। इसका आंसर है जी, अरे ये क्या दिया हुआ है इसमें, इसका आंसर है जी टीबी से रिलेटेड है। ये किससे, टीबी से। निक्षय पोषण, ये निक्षय पोषण योजना याद रखना टीबी से रिलेटेड है। इसमें क्या करती है गवर्नमेंट, कुछ रजिस्टर करती है, जिसको भी टीबी हो जाता है उसको रजिस्टर करना होता है, और उसे 500 रुपये लगभग, कुछ राशि लगभग 500 रुपये के लगभग उसे हर महीने देती है, ताकि वो अपनी दवाई वगैरह ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन मिक्स हो गया है इसमें। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही था जी। थैंक यू वेरी मच। आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब तो ज़रूरी कर दें। थैंक यू वेरी मच।